गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही भी बता चुका हूं और हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में दोस्तों हमने विश्व भूगोल से प्रारंभ किया हुआ है। विश्व भूगोल का 6 अध्याय अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली अध्याय ब्रह्मांड था, दूसरी अध्याय सौरमंडल था, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, चौथी अध्याय पृथ्वी का अक्षांश एवं दशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं विभिन्न देशों के लिए जो समय का निर्धारण किया गया है वह है। पांचवी अध्याय पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं थी। छठी अध्याय पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था। यहाँ रेप छूट गया है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा। छठी अध्याय पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था। ये 6 अध्याय दोस्तों हम लोग काफी गहराई से काफी अच्छे से पढ़े और ये सभी 6 अध्याय का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर उपलब्ध मिल जाएगा। अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो सभी 6 वीडियो लेक्चर वाइज, कोई एक लेक्चर में कोई 2 लेक्चर में है, लेकिन सभी 6 वीडियो आपको इकट्ठे यूट्यूब पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी वीडियो का पीडीएफ भी हम फ्री में उपलब्ध करा दिए हैं। अगर सभी वीडियो आप ढंग से पढ़ लेते हैं और हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया फ्री पीडीएफ भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो मेरा मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये सभी 6 अध्याय जो अब तक हम पढ़ा चुके हैं, इनसे बनने वाले जितने सारे प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। अगर एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इस 6 अध्याय से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक भी प्रश्न दोस्तों आपसे नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको दोस्तों करना यह है कि 2 घंटा यहाँ हमारा वीडियो हमारा पीडीएफ पढ़िए और 4 घंटा अपना घर में 6 घंटा कम से कम रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा करते हुए 6 महीने का जो हम कोर्स बताए हैं कि पहले हम भूगोल पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पैरेलल में पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर जनरल साइंस पढ़ाएंगे और फिर मैथ रीजनिंग का भी क्लास हम देंगे और 6 से 7 महीना में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालने के लिए आप तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे और आप पूरा अपना हौसला से लबालब रहेंगे। ये मेरा आपसे दावा है। दोस्तों, कई दोस्तों का बार बार कमेंट आता है कि ज्योग्राफी से पहले क्यों शुरू किए हुए हैं, हिस्ट्री से क्यों नहीं किए हुए हैं या पॉलिटिकल साइंस से क्यों नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि पूरा जीएस का जड़ ज्योग्राफी को माना जाता है, क्योंकि जो हम लोग इतिहास की घटनाएं जितनी भी जानते हैं, चाहे वह प्राचीन कालीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या वर्तमान में चल रही इतिहास हो, जो भी हमारे समझ में, जो भी हमारी जानकारी में है, वह इसी धरा पर घटित हुई है। आज अगर राजनीति अगर हो रही है तो इसी धरती पर हो रही है और राजनीति और इतिहास का प्रतिफल इकोनॉमी होता है। बाकी मैथ साइंस तो सबके लिए एक समान होता है। तो किसी भी स्थान की ज्योग्राफी और इकोनॉमी, वहां का भौगोलिक जो स्थिति होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दोस्तों, इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी से शुरू किए हुए हैं। तो ज्योग्राफी में दोस्तों विश्व भूगोल से पढ़ेंगे, फिर भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी भूगोल है पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सारे विषयों का क्लास में खुद दूंगा। तो आज जो अध्याय हम लोग भूगोल का पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। ये 7वां अध्याय विश्व भूगोल का है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। इसमें हम लोग पृथ्वी का संरचना जो किस प्रकार है, किस प्रकार पृथ्वी का बनावट है, पूरी लेयर बाय लेयर किस प्रकार इसका बनावट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई व्यर्थ समय गवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसको पहले मैं सबसे पहले मिटा देता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियां और इसकी आंतरिक संरचना में काफी घनिष्ठ संबंध होता है। पृथ्वी की जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं दोस्तों, जो हम लोग देखते हैं, जो दिखाई पड़ता है पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियां और इसकी आंतरिक स्थलाकृतियां, दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र का विषय है, परंतु स्थलीय स्थलाकृतियों का विश्लेषण के लिए भूगोल में भी इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब ये मोटा मोटी क्यों इसका अध्ययन किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, कि भूगोल में भी इसका अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भौगोलिक स्वरूप जिस प्रकार का जहाँ जैसा होता है वहाँ का इतिहास भी वैसा होता है, वहाँ का राजनीति भी वैसा होता है, और भूगोल और इतिहास, भूगोल का प्रतिफल तो इतिहास होता ही दोस्तों, और इतिहास और जो राजनीति होती है उसका प्रतिफल वहाँ की ये इकोनॉमी होता है। तो भूगोल से सभी जीएस के सभी विषय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग भूगोल पहले पढ़ भी रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए अदृश्य होता है। मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है दोस्तों, उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो उसका अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे उसी के बारे में इसमें डिटेल्स है। इस कारण पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्रायः अप्रत्यक्ष साधनों से प्राप्त किया जाता है। अप्रत्यक्ष साधनों से जो है इसके आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष साधन निम्नलिखित हैं। अप्रत्यक्ष साधन में तो दोस्तों पहला है अप्राकृतिक साधन। इसमें 3 प्रकार के साधन आते हैं, घनत्व, दबाव और तापक्रम। दूसरा है दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य। इसके आधार पर भी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य जो है, इसके आधार पर भी कुछ अनुमान लगाया जाता है कि इसकी आंतरिक संरचना, पृथ्वी के जो अंदर का संरचना है किस प्रकार की होनी चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक साधन जिसमें ज्वालामुखी क्रिया है पहला, और दूसरा है भूकंप विज्ञान। इसमें से दोस्तों भूकंप विज्ञान जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये 3 प्रकार के साधन है। पहला है अप्राकृतिक साधन जिसमें घनत्व, दबाव और तापक्रम, ये 3 साधन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य जो है वो भी कुछ बतलाते हैं कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार रही होगी। तीसरा है प्राकृतिक साधन में एक है ज्वालामुखी क्रिया और दूसरा है भूकंप विज्ञान, जिससे हम लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अप्राकृतिक साधन के बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, जबकि भूपर्पट्टी का घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, लेकिन भूपर्पट्टी जो सबसे ऊपरी भाग है उसका घनत्व 3.0 यानी कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व की अधिकता होगी। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी के कोर का घनत्व भूपर्पट्टी के घनत्व से कई गुना अधिक होगा। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से यह अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का एकदम अंतरतम जो सबसे नीचे का कोर भाग जो है वो भूपर्पट्टी से कई गुना अधिक होगा घनत्व में। दूसरा है दोस्तों दबाव। पृथ्वी के कोर के अधिक घनत्व होने के संबंध में चट्टानों का भार और दबाव को जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी का जो कोर है दोस्तों, इसका अधिक घनत्व होने के संबंध में चट्टानों के भार और दबाव को जिम्मेदार माना जाता है। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, दबाव बढ़ने से तो दोस्तों घनत्व बढ़ता है, लेकिन प्रत्येक चट्टान की दबाव सहने की एक निश्चित सीमा होती है। दबाव बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है तथा एक निश्चित सीमा के बाद दबाव कितना भी क्यों ना बढ़ा दी जाए, घनत्व स्थिर रहता है। दोस्तों दबाव बढ़ने पर घनत्व, हम तो जानते हैं कि दबाव बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन प्रत्येक चट्टान की दबाव सहने की एक निश्चित सीमा होती है। उसके बाद कितना भी दबाव क्यों ना बढ़ा लिया जाए, लेकिन घनत्व स्थिर रहता है। दबाव बढ़ने पर भी घनत्व स्थिर रहता है, एक निश्चित सीमा के बाद घनत्व स्थिर रहता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक घनत्व वाली धातुएं पाई जाती है।
है। मतलब यह अनुमान लगाया जाता होगा पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक घनत्व वाली धातुएं पाई जाती है। तीसरा है दोस्तों तापक्रम। सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सामान्य रूप से भूपर्पट्टी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, परंतु बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। और जैसे गहरा जाते हैं तापमान में तो वृद्धि होता है, लेकिन वृद्धि दर में गिरावट आती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। दोस्तों प्रथम 100 किलोमीटर, पहले 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद प्रत्येक 300 किलोमीटर की गहराई तक, इसके बाद प्रत्येक 300, यहाँ प्रत्येक नहीं होगा तो हाँ दोस्तों, इसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है तथा इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पहले तो 32 मीटर, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान में वृद्धि का दर घटता है। यानी कि तापमान में वृद्धि तो होता है, लेकिन तापमान में वृद्धि का दर घटता है। प्रथम 100 किलोमीटर की पहले 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर तापमान में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। उसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। यही इसमें बताया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, ये भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य जो है, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं हम लोग पढ़े थे, उससे भी कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना पृथ्वी के अंततम कोर को ठोस मानती है। चैम्बरलिन एवं मोल्टन का जो ग्रहाणु परिकल्पना हम लोग पढ़े थे दोस्तों, पृथ्वी के अंततम कोर को ठोस मानती है, जबकि जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना एवं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के कोर भाग को तरल अवस्था में मानती है। ये दोस्तों इससे भी कुछ हमें जानकारी मिलती है, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। अब आइए प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। पहला है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तत्व एवं तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अर्धतरल अवस्था में है, जो मैग्मा कहलाता है। दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब उससे निकलने वाले तत्व जो कि तरल अवस्था में होता है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। उसी के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं एक ऐसा परत अवश्य है जो तरल अवस्था में या अर्धतरल अवस्था में है। तभी तो गहराई से ये तरल पदार्थ जो निकलता है ज्वालामुखी उद्गार के रूप में, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, जो वो गला हुआ लोहा होता है। तो लोहा पिघल के पानी के समान पिघलता है, उसी को हम लोग मैग्मा कहते हैं, जो तरल या अर्धतरल अवस्था में है, जो मैग्मा कहलाता है। ये दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित जो है स्रोत हैं। उसके बाद भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसे सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप की लहरों को अंकित कर अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान का जो अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसमें से लहरों को अंकित किया जाता है और उसको भूकंप का अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसके माध्यम से, मतलब ये भूकंप विज्ञान के साक्ष्य जो है दोस्तों, ये ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी देता है। यह जो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य जो है दोस्तों,
यह ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी हम लोगों को देता है। पृथ्वी के विभिन्न संस्तरों में भूकंप लहरों के व्यवहार एवं गति से, पृथ्वी के विभिन्न संस्तरों में दोस्तों भूकंपीय तरंगों का व्यवहार से उसकी आंतरिक संरचना के विषय में सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण हम लोगों को मिलता है। पृथ्वी का जो भूकंपीय लहरों की जो गति होती है दोस्तों, उसके अध्ययन से हम लोगों को यह पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार का है, और सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण यही प्रस्तुत करता है भूकंपीय लहरें। साधारणतः भूकंप की लहरें भूकंप केंद्र से चलकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है तथा वहां से सभी दिशाओं में चलती है। साधारणतः दोस्तों जो भूकंप है वो भूकंप केंद्र से शुरू होती है और अधिकेंद्र पर पहुंचती है। अधिकेंद्र पर पहुंचने के बाद वहां से चारों दिशाओं में सभी ओर फैलती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में घनत्व में अंतर के कारण पीएस तरंगों का कोर से होती हुई पीएस तरंगें पृथ्वी के विभिन्न भागों का जो है घनत्व में अंतर के कारण पीएस तरंग जो है भूकंप की तरंगों को कोर से होती हुई भूपर्पट्टी अथवा धरातल तक पहुंचाती है। भूकंप जो है पी तरंगें और एस तरंगों को पृथ्वी के विभिन्न माध्यम से होती हुई कोर से शुरू होता है। भूकंप दोस्तों कोर से शुरू होती हुई ऊपर पट्टी तक पहुंच जाता है। पीएस तरंगें जैसे जैसे अधिक केंद्र से दूर जाती है, अधिक केंद्र से दूर जाती है, वह और अधिक स्पष्ट होती जाती है। पीएस तरंगें दोस्तों जैसे जैसे अधिक केंद्र से दूर जाती है वह और तरंगों का जो अंकन जो होता है वो और अधिक स्पष्ट तरीके से होता जाता है तथा भूकंप मापी यंत्र में दोनों स्पष्ट रूप से अंकित हो जाते हैं। दोनों ही तरंगें पी तरंगें और एस तरंगें अलग अलग भूकंप मापी यंत्र में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाते हैं। परंतु यह भी देखा जाता है कि भूकंप केंद्र से 103 डिग्री सेंटीग्रेड से 143 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पी तरंगें तो अंकित होती है। मतलब 103 डिग्री से 143 डिग्री तापमान पर क्या होता है, पी तरंगें तो अंकित होती है परंतु एस तरंगें लुप्त हो जाती है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 103 डिग्री सेंटीग्रेड से 143 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भूकंप की पी लहरें तो अंकित होती है परंतु एस तरंगों का लुप्त हो जाती है, एस तरंगें लुप्त हो जाती है। इससे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एस तरंगों का लोप हो जाना यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का अंततम भाग तरल अवस्था में है, क्योंकि एस तरंगें तरल माध्यम से गमन नहीं कर सकती। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि एस तरंगें भूकंप की एस तरंगें तरल माध्यम से गमन नहीं कर पाती है, इसीलिए एस तरंगों का लोप हो जाता है। अतः पृथ्वी की ऊपरी भाग ठोस है, वहीं पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक बार सतरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी, जिसको संघ अंतरराष्ट्रीय भूमिति और भूभौतिकी संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ये भी याद रख लीजिएगा, इससे भी ये भी आ सकता है कि शोध के आधार पर भूपर्पट्टी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी कि भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग को IUGG ने 3 बृहद मंडलों में विभाजित किया है, जिसमें पहला भाग भूपर्पट्टी है। IUGG ने भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमालयन क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक बताई गई है। दोस्तों IUGG ने भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है, परंतु अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हिमालयन क्षेत्र में
भूपरपट्टी की मोटाई 70 से 72 किलोमीटर, लगभग एवरेज में 70 किलोमीटर तक बताई गई है। भूकंप की लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपरपट्टी को दो भागों में बांटा गया है। भूकंप की लहरों की गति में अंतर के आधार पर दोस्तों भूपरपट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। मतलब क्रस्ट ये अंग्रेजी में लिख दिया दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी कि ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। IUGG के अनुसार ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर पर सेकंड तथा निचली क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 मीटर पर 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा निचली क्रस्ट का औसत घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व संबंधी यह अंतर दबाव के कारण मानी जाती है। घनत्व संबंधी यह अंतर जो है दोस्तों दबाव के कारण मानी जाती है, पहले ही बता दिए थे। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, एक दूसरे को छोड़ देता है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के घनत्व संबंधी असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। दोस्तों ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो है घनत्व संबंधी एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसको हम लोग कोनराड असंबद्धता, कोनराड किसी वैज्ञानिक का नाम होगा, उसी ने अपने नाम पर दिया है इस असंबद्धता का नाम। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसे सियाल परत भी कहा जाता है। सियाल परत यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। भूपरपट्टी में दोस्तों मुख्यतः यही दो तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। उसके बाद दोस्तों भूपरपट्टी के बाद आता है मेंटल। क्रस्ट के निचले परत से भूकंप लहरों की गति में अचानक वृद्धि होता है। अपने क्रस्ट का निचला परत जो है दोस्तों, वहां से भूकंप लहरों की गति में अचानक वृद्धि होता है तथा यह बढ़कर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। इससे निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक घनत्व संबंधी असंबद्धता, मतलब इससे दोस्तों निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के भूकंप लहरों का जो गति में अचानक जो वृद्धि हो जाता है निचली क्रस्ट के बाद, और वो बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाती है। इससे क्या होती है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक घनत्व संबंधी असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी का पता चलता है। इस असंबद्धता की खोज रूसी वैज्ञानिक ए मोहरोविकिक ने सन 1909 ईस्वी में किया था। इस कारण इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहा जाता है, यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम क्या है, मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार माना जाता है। मोह जो असंबद्धता है तो दोस्तों, वहां से 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक मेंटल का विस्तार माना जाता है। मेंटल का आयतन दोस्तों पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है तथा कुल द्रव्यमान का 68% है। ये मेंटल का आयतन है दोस्तों। उससे पहले तो दोस्तों ये क्रस्ट के बारे में बता देते हैं। क्रस्ट का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 1% से भी कम है, लगभग 1% माना गया है तथा द्रव्यमान का 0.2% होता है। यानी कि क्रस्ट का जो आयतन है दोस्तों पृथ्वी के कुल आयतन का 1% से भी कम है और द्रव्यमान का 0.2% होता है। वहीं दोस्तों मेंटल का जो आयतन है पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है और द्रव्यमान का 68% है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इस कारण इसे सीमा
SiMa, सिलिकॉन और मैग्नीशियम परत, सीमा परत भी कहा जाता है। तो एक बार पूरा सर सही निगाह से पढ़ लेंगे दोस्तों, पूरा क्लियर हो जाएगा। मेंटल को IUGG ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने भूकंपी लहरों की गति के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला है दोस्तों मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ऊपरी मेंटल से 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपी लहरों की गति धीमी पड़ जाती है। ऊपरी मेंटल से दोस्तों 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक भूकंपी लहरों की गति धीमी पड़ जाती है तथा यह 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अतः इस भाग को यहां का लिखा गया दोस्तों को निम्न गति मंडल भी कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असमता पाई जाती है जो रेपेटी असमता कहलाती है। ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली ज्वालामुखी मैग्मा की आपूर्ति यही करता है। दुर्बलता मंडल का घनत्व 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा स्थल मंडल का घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर तैर रहा है। यह है दोस्तों दुर्बलता मंडल की कहानी। दूसरा है तीसरा जो इसका भाग है दोस्तों वो कोर है। निचले मेंटल के आधार से पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन होता है तथा यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। निचली मेंटल जो है दोस्तों के आधार से पी तरंगों की गति में अब यहां दोस्तों निचले मेंटल के आधार से पी तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है तथा यह बढ़कर 13.6 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। यह बदलाव चट्टानों के घनत्व में एकाएक आए परिवर्तन से होता है जिससे एक प्रकार की असमता उत्पन्न होती है जो गुटेनबर्ग असमता कहलाती है। गुटेनबर्ग असमता से लेकर 6371 किलोमीटर तक कोर का भाग माना जाता है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों जो निम्न प्रकार है। 2900 किलोमीटर से 51 किलोमीटर तक और 51 से 50 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। उपरोक्त दोनों भागों को क्रमशः बाह्य अंतरतम क्रोड और आंतरिक अंतरतम क्रोड कहा जाता है तथा क्रोड के इन दोनों भागों के बीच घनत्व संबंधी असमता को लेहमैन असमता कहा जाता है। कोर के सबसे ऊपरी भाग का घनत्व 10 होता है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा दोस्तों, जो अंदर जाने पर 12 से 13 तथा सबसे नीचे भागों में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका जो लास्ट घनत्व जो होता है दोस्तों कोर का वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। बाह्य अंतरतम कोड में एस भूकंप की तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती है। बाह्य जो अंतरतम क्रोड होता है दोस्तों उसमें एस भूकंप की तरंगें प्रवेश नहीं कर पाती है जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह भाग तरल अवस्था में है। अत्यधिक तापमान के कारण क्रोड को पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए परंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में होता है। अत्यधिक तापमान के कारण दोस्तों क्रोड को पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए परंतु दबाव भी बहुत अधिक होता है जिस कारण वह पिघली हुई अवस्था में न होकर अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में होता है। क्रोड का आयतन पूरी पृथ्वी के आयतन का 16% तथा
द्रव्यमान का 32% होता है। क्रोड के आंतरिक भागों में सिलिकॉन भी पाया जाता सिलिकॉन भी पाया जाता है, परंतु क्रोड का निर्माण निकेल और लोहा की मुख्य भूमिका है। मतलब क्रोड के निर्माण में दोस्तों यूं तो सिलिका भी पाया जाता है, लेकिन निकिल और लोहा का इसमें इसके निर्माण में मुख्य योगदान है। इस कारण ही ये क्रोड के परत को नीफे परत कहा जाता है। क्रोड में सिलिकॉन की मात्रा 20% तथा निकेल और लोहा की मात्रा 80% पाई जाती है। यह दोस्तों सबसे पहले देखिए ऊपरी भूपर पट्टी और निचली भूपर पट्टी के बीच जो घनत्व संबंधी असंबद्धता होती है उसको कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। फिर निचली भूपर पट्टी यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसको मोहो असंबद्धता कहते हैं। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे रैपिडी असमता कहते हैं। असमता दोस्तों ये घनत्व चट्टानों के घनत्व में अंतर के कारण होती है। और फिर निचली मेंटल और बाहरी क्रोड, इसको बाह्य अंतरतम क्रोड भी कहा जाता है, लेकिन निचली मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता जो होती है उसे गुटनबर्ग असमता कहते हैं। तथा बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में घनत्व संबंधी असमता को लेहमैन असमता कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की असमता क्रमानुसार दोस्तों हम काफी गहराई से बताए हैं और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वही है दोस्तों। अब आइए समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व जो पाए जाते हैं पृथ्वी में उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये समस्त पृथ्वी है और ये क्रस्ट है दोस्तों। इस समस्त पृथ्वी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है समस्त पृथ्वी में 35.5%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 30.0%। फिर सिलिकॉन पाया जाता है। ये समस्त पृथ्वी में पड़ रहे हैं दोस्तों और ये केवल भूपर पट्टी में है। उसके बाद सिलिकॉन 15.0%, फिर मैग्नीशियम 13.0%, सल्फर 2.9%, निकेल 2.4%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1%। ये समस्त पृथ्वी में पाई जाती है दोस्तों। फिर केवल भूपर पट्टी में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक 46.8% होता है। फिर सिलिकॉन 27.7% होता है। फिर एल्यूमिनियम 8.1% होता है। फिर लोहा 5.0% होता है यानी कि 5% होता है। कैल्शियम 3.6% होता है। सोडियम 2.8% होता है। पोटेशियम 2.4% होता है और मैग्नीशियम 2.0% होता है। तो ये है दोस्तों समस्त पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत इस प्रकार है। समस्त पृथ्वी में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है समस्त पृथ्वी के हिसाब से 35.5%। लेकिन खाली क्रस्ट यानी कि ऊपरी परत भूपर पट्टी को देखा जाए तो भूपर पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर सिलिकॉन पाया जाता है। फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है। उसके बाद लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये है दोस्तों, ये था दोस्तों आज का क्लास पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में हम लोग काफी गहराई से काफी अच्छे से पढ़े हैं। इसका वीडियो भी आज आपको YouTube पर हम डाल देंगे, आप लोग को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो फ्री प्लेटफॉर्म है ये हमारे सभी दोस्तों तक पहुंच सके। जिन दोस्तों को PDF चाहिए वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7004960735। अगर आप फोन करेंगे तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे और सभी विषय का फ्री PDF आपको हम उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप को भूगोल की अच्छी खासी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो पढ़ के दोस्तों जो वीडियो हम पढ़ा देते हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा देते हैं और जो वीडियो आप अगर पढ़ लीजिएगा तो उसके संबंध में आपको इतनी जानकारी हो जाएगी कि उससे संबंधित एक भी प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं आपसे नहीं छूटेंगे। इन्हीं सपनों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गुड इवनिंग अगेन।